नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। लैंड पूल जॉब स्कैम मामले में चार्जशीट दाखिल सीबीआई ने तेजस्वी यादव पर भी कर दी है, जिसके बाद से अब बीजेपी लगातार तेजस्वी यादव की इस्तीफे की मांग कर रही है, जिस पर शिवानंद तिवारी का बयान सामने आया है और शिवानंद तिवारी ने कहा है कि तेजस्वी यादव इस्तीफा नहीं देंगे। शिवानंद तिवारी ने कहा है कि वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है, यानी कि 2017 का साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। क्या कुछ कहा है शिवानंद तिवारी ने, वो आपको सुनाएंगे। सुशील कुमार मोदी हम लोगों के पुराने साथी हैं, लेकिन बेशर्मी के हद तक जाकर राजनीति कर सकते हैं। हम उनसे जानना चाहते हैं कि अभी महाराष्ट्र में जो घटना हुई, इनके बाद क्या नाम अजीत पवार के बारे में खुद इनके प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि 70,000 करोड़ रुपया इन लोगों ने लूटा है, इनको हम छोड़ने वाले नहीं है। चिल्ला चिल्ला करके कहा, जो उनका अंदाज है करने का। छगन भुजबल जो जेल में रह के आया भ्रष्टाचार के आरोप में, उसको आपने अपने यहां शामिल कर लिया और यहां आपको दिखाई दे रहा है कि तेजस्वी का नाम जो है चार्जशीट में शामिल हो गया, इसलिए इस्तीफा दे देना चाहिए। ये क्या है? हम इनके सुशील मोदी से जानना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी किस ढंग की राजनीति करना चाहते हैं, कैसा देश बनाना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जो है भाषण कर रहा है कि हम इनको छोड़ेंगे नहीं, और 1-2 नहीं 70,000 करोड़ रुपए का मैंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, और उसके बाद उसको शामिल करके डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं। और उसके बाद आपको लाज भी नहीं लग रहा है, शर्म भी नहीं आ रही है कि आप तेजस्वी यादव के खिलाफ चार्जशीट में नाम आया, अब कह रहे हैं कि हटा देना चाहिए। ये देश को कहां लेके जा रहे हैं? देश की जनता को फैसला करना चाहिए कि किस तरह का समाज ये बनाना चाहते हैं, किस तरह का देश ये बनाना चाहते हैं। नीतीश कुमार की परंपरा जो है, ये कहां से आ गए कि नीतीश कुमार की परंपरा रही है? परंपरा क्या रही है भाई नीतीश कुमार की? नीतीश कुमार के बारे में जो लोग कह रहे हैं कि साल 2017 में उन्होंने ऐसा किया, 2017 में गाड़ी अटकी हुई नहीं है, सुई का कांटा वहीं फंसा हुआ नहीं है। उसके बाद नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ मिलकर के, लालू यादव के साथ मिलकर के, ये जो सरकार है दिल्ली में, जो संविधान को खत्म करना चाहती है, लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, और जिनके नीतियों से देश के टूटने का खतरा है, बिखराव का खतरा है, ये सिर्फ देश के ही लोग नहीं कह रहे हैं। मैंने ओबामा जैसा राष्ट्रपति, भूतपूर्व राष्ट्रपति, उसने कहा पूरे देश में जिस ढंग से सीबीआई का इस्तेमाल हो रहा है, ईडी का इस्तेमाल हो रहा है, उसी के आधार पर यहां कहा जा सकता है। नीतीश कुमार जिस समय तेजस्वी क्या नाम है लालू यादव रेल मंत्री थे, उस समय तेजस्वी की उम्र जो है 10 साल 12 साल की रही होगी। उस केस में इनको कैसे फंसा दिया? वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि दुरुपयोग इन एजेंसियों का किया जा रहा है। और जो चार्जशीट फाइल हुआ है वो कोई अप्रत्याशित नहीं। हम लोग बहुत दिन से इस बात को जान रहे थे कि वही होना, क्योंकि जिस आरोप पर उन पर चार्जशीट दायर हुआ, उस आरोप पर सीबीआई इसके पहले 2 बार जांच करके यह बता चुकी है कि इसमें कोई साक्ष्य नहीं। अब ये 2022 के अगस्त में जब महागठबंधन बना फिर से, और हम लोग उस महागठबंधन में शामिल हुए, तब से ये काम शुरू हुआ है। तो जो उनके तोते हैं, उनको जो इस्तेमाल करने का जो तरीका है, वो इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने तोते को शिक्षा दे के कान में अपना शिक्षा दिया और उसको उड़ाया। तो ये हम लोग पहले से जान रहे हैं। वहीं बीएसपी सांसद रामजी गौतम ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और इन एजेंसियों के दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। ये तो आने वाला समय बताएगा क्या है क्या नहीं। ऐसे बहुत सारी चार्जशीट बनती भी रहती हैं, बिगड़ती भी रहती हैं। एक तो चुनाव का समय हो गया है, चुनाव के समय में ये सारे खेल चलते रहते हैं। क्या लगता है बीजेपी जो है विपक्ष की पार्टियों पर एक बंदिश बनाने की कोशिश कर रही है सीबीआई ईडी के द्वारा? अब बिल्कुल कह भी सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। चुनाव के समय भी सारी ऐसी एक्टिविटी होती हैं और इससे पहले होनी चाहिए। और देखिए, ये सारी बातें छिपी नहीं है, जनता सब कुछ देखती है। जनता बड़ी होशियार है भारत की, और इस बार कुछ बड़ा परिवर्तन 2024 में आपको देखने को मिलेगा। जी धन्यवाद। और इस बीच बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार पर लगातार दबाव बना रहे हैं कि वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाए, जिसके बाद से नीतीश कुमार अब फंस चुके हैं।
से नीतीश कुमार जी फंस गए हुए हैं। लालू जी का प्रेशर है कि तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाओ, और इनको लगता है कि अपने पार्टी में कि महाराष्ट्र वाली हाल न हो जाए, क्योंकि बेमेल गठबंधन है। सांसद और विधायकों से इस 17 साल में कभी समय भी मांगा तो मिलते नहीं थे, अभी 1 to 1 मिल रहे हैं। इससे इनके नाव को डूबने का खतरा स्पष्ट लगता है, और नीतीश कुमार जी की भी पार्टी टूट जाएगी। कुछ आरजेडी में जाएंगे, कुछ बीजेपी में आएंगे। वहीं बीजेपी के राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे ने कहा है कि पूरा लालू परिवार घोटालों में संलिप्त रहा है और उसे सजा मिली है और आने वाले समय में भी उसकी सजा मिलेगी। तो लगातार सियासी बयानबाजी सामने आ रही है और बीजेपी सांसद ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि लालू परिवार हमेशा घोटालों में संलिप्त रहा है, जिसकी सजा उसे मिलती है। उन्होंने दावा किया है कि लालू परिवार को किए गए घोटालों की सजा जरूर मिलेगी। तो सीबीआई ने लैंडपुर जॉब स्कैम मामले में नई चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें अब तेजस्वी यादव पर भी आरोप पत्र दाखिल किया गया। चार्जशीट दाखिल की गई है। इससे पहले इस पूरे केस से अलग थे तेजस्वी यादव, लेकिन तेजस्वी यादव का नाम सामने आते ही बिहार की सियासत में गर्माहट देखने को मिल रही है और खासकर के बीजेपी हमलावर लगातार नजर आ रही है कि आखिर अब नीतीश कुमार को जरूर इस्तीफा मांगना चाहिए तेजस्वी यादव का। 2017 की भी याद दिलाई जा रही है, हालांकि इस पर बयान भी लगातार आरजेडी के नेताओं की सामने आ रही है। और अब बीजेपी सांसद ने क्या कुछ कहा है वो सुनाते हैं। हमेशा घोटाला यह है और लगातार सजा भी भुगत रहा है। निश्चित रूप से घोटाला में उनकी संलिप्तता है, तभी चार्जशीटेड हुए हैं। उनको अब उस केस को फैसला तक इंतजार हम लोग को करना पड़ेगा। जो दोषी होगा उसको निश्चित रूप से सजा पाएगा ही पाएगा, और एक फख्र के साथ हम कह सकते हैं कि घोटालाबाज वो फैमिली ही रहा है। अब आखिर तेजस्वी यादव को लेकर के इतना हाय तौबा क्यों मचा हुआ है, क्यों उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है, वो समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर पूरा मसला अब क्या सामने आ चुका है। बहुचर्चित लैंडपुर जॉब स्कैम मामले में अब सीबीआई ने जो नई चार्जशीट दाखिल की है उसमें तेजस्वी यादव का भी नाम है और उनके ऊपर चार्जशीट दाखिल की गई है, जिस पर सियासत तेज है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने बीते दिन सोमवार को दूसरा आरोप पत्र दायर करते हुए उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का नाम पहली बार आरोपी के रूप में शामिल किया है। बीते दिन सीबीआई ने अपने विशेष लोक अभियोजक एडवोकेट डीपी सिंह के माध्यम से अदालत को बताया कि नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में एक नया आरोप पत्र यानी कि चार्जशीट दाखिल की गई है। इतना ही नहीं, लालू की मुश्किल और भी बढ़ सकती है, क्योंकि अदालत को यह भी बताया गया है कि लालू और 3 अन्य के खिलाफ धाराओं पर मंजूरी मिलने का इंतजार है। और देखिए पूरा ये लैंडपुर जॉब स्कैम क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से पूरा जो स्कैम है वो सामने आया था। और ये स्कैम तब सामने आया था जब लालू प्रसाद रेल मंत्री हुआ करते थे, और ऐसे में जमीन और नौकरी की लेन देन की गई और कई सेटलमेंट किए गए, और इसी पूरे मामले को लेकर के सीबीआई का शिकंजा लगातार है। अब बताते हैं कि जमीन देने वालों को रेलवे के अलग अलग जोन में नौकरी दी गई, बिना विज्ञापन के कई लोगों को नौकरी देने का आरोप लगा। पहले अस्थायी नियुक्ति डील पूरी होने पर नौकरी पक्की की गई। 23 सितंबर 2021 को नौकरी घोटाले में प्रारंभिक जांच शुरू की गई। 18 मई 2022 को प्राथमिकी में प्रारंभिक जांच बदल दी गई। अक्टूबर 2022 में लालू के अलावा 14 पर आरोप पत्र दायर किया गया। आरजेडी नेता भोला यादव को भी गिरफ्तार इस मामले में किया गया था। 2004 से 2009 के बीच लालू के ओएसडी भोला यादव थे, जिनकी गिरफ्तारी हुई, और 25 मार्च को मिसा भारती से पूछताछ इस मामले में की गई। वहीं 11 अप्रैल को तेजस्वी से भी पूछताछ इस मामले में की गई थी। 12 अप्रैल की अगर बात करें तो रागिनी से भी पूछताछ हुई थी। 13 अप्रैल को चंदा यादव से पूछताछ इस मामले में हुई थी। तो पूरा परिवार जो है वो शामिल है। वहीं बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के पूर्व मंत्री रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव से भी पूछताछ की गई थी। पूर्व सीएम राबड़ी देवी से भी पूछताछ सीबीआई ने की थी।
तो ईडी के अलावा सीबीआई भी कार्रवाई करी, यानी कि दोनों केंद्रीय जांच एजेंसियां इस पूरे मामले की जांच करिए। जमीन लेकर रेलवे में नौकरी देने का आरोप है। लालू यादव 2004 से 2009 तक रेल मंत्री थे, जिस दौरान यह पूरा स्कैम सामने आया था, जिसमें रेल मंत्री रहते हुए भर्ती में कई गड़बड़ियां पाई गई। तो इसमें अब चार्जशीट में कौन कौन है? पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव हैं, पूर्व सीएम राबड़ी देवी भी इसमें चार्जशीटेड हैं। तो सीबीआई की चार्जशीट में कौन कौन, और अब एक नया नाम और तेजस्वी यादव का जुड़ चुका है। पूर्व सीएम राबड़ी देवी भी, साथ ही मीसा भारती भी चार्जशीटेड हैं इस पूरे मामले में। अब डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का भी एक जो नया नाम है वो भी अब जुड़ चुका है। तो आरजेडी सांसद मीसा भारती भी से भी पूछताछ हुई थी, और एके इन्फो सिस्टम कंपनी जो चार्जशीटेड सीबीआई ने की है, और साथ ही कई बिचौलियों के भी नाम सामने आए जिन्होंने जमीन लेन देन में संलिप्तता उनकी रही। तो ये वो नाम जो सीबीआई की चार्जशीट में शामिल हैं। तो ईडी मुख्यालय में तेजस्वी से पूछताछ हुई थी, और तेजस्वी का नाम कैसे आया, लैंडपुर जॉब मामले में पूछताछ हुई थी। और देखिए, इस बीच बड़ी खबर है, जेडीयू के राज्यसभा सांसद हरिवंश, उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है। ये बड़ी खबर निकल करके और सामने आ रही है। हालांकि हरिवंश को लेकर के कई जो सवाल हैं वो उठाए भी जाते रहे हैं। बिहार की सियासत से बड़ी खबर, जहां हरिवंश ने सीएम नीतीश से मुलाकात की है। करीब 1.5 घंटे तक दोनों ने बात की है। जेडीयू के राज्यसभा सांसद हरिवंश है। हालांकि हरिवंश के पद पर रहने को लेकर भी कई बार सवाल, चर्चाएं जरूर होती रही कि वो बीजेपी के करीबी नजर आते हैं। भले ही नीतीश कुमार और बीजेपी का रिश्ता अलग हो चुका है, लेकिन उनके पद को लेकर के सवाल उठाए जाते हैं। लेकिन इस बीच खबर की, हरिवंश ने करीब 1.5 घंटे तक मुलाकात की है और बातचीत सीएम नीतीश कुमार से हुई है। तो लगातार ऐसे में देखने को मिल रहा है कि नीतीश कुमार अपने विधायक सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं, और ऐसे में अब राज्यसभा सांसद हरिवंश से मुलाकात के भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। तो जेडीयू के राज्यसभा सांसद हैं, राज्यसभा के उपसभापति भी हैं, आनंद अमृतराज सहयोग जुड़े हुए हैं। आनंद, हरिवंश ने मुलाकात की है, इस मुलाकात को किस तरीके से देखा जाए, किस तरीके की बात हुई होगी नीतीश कुमार से? देखिए, पिछले कई मौकों पर यह देखा गया था कि जब जेडीयू की कोई बड़ी बैठक होती थी, या फिर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो या फिर कोई भी बैठक हो, उसमें जो राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश वो शामिल नहीं हुए थे। और खासकर आपको याद होगा कि जब नए संसद भवन का उद्घाटन था, उस मौके पे भी हरिवंश जी ने न सिर्फ बल्कि वो शामिल हुए थे, बल्कि उन्होंने काफी तारीफ भी की थी। और उस वक्त भी जेडीयू की तरफ से कई ऐसे बयान आए थे जो उनके खिलाफ थे। ऐसी परिस्थिति में हरिवंश जी का 1.5 घंटे कल देर शाम मुलाकात करना सीएम से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और ये भी माना जा रहा है कि हरिवंश जी बीजेपी के बेहद करीब माने जाते हैं, और उनकी मुलाकात कल देर शाम लगभग 1.5 घंटे तक चली है सीएम आवास में। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नीतीश कुमार लगातार अपने सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं। उसी कड़ी में हरिवंश जी की मुलाकात भी हुई, लेकिन उनकी मुलाकात 1.5 घंटे हुई, जो कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है। और खासकर तब जब पिछले कुछ दिनों से जब माना जा रहा था कि हरिवंश, जब से जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन टूटा था, तब से ये माना जा रहा था कि हरिवंश जी जेडीयू से कटे से हैं। लेकिन 1.5 घंटे के मुलाकात से कई नए संकेत दे रहे हैं। और खासकर इस वक्त जब देश की सियासत के साथ साथ बिहार की सियासत में काफी बड़ी हलचल देखी जा रही है, वैसे समय में हरिवंश जी का मुख्यमंत्री से मिलना, भले ही जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं, जब हमने जानने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि प्रोटोकॉल मुलाकात से तमाम सांसदों से मुलाकात हो रही थी, उसी कड़ी का हिस्सा है हरिवंश जी का भी मुलाकात। लेकिन इस वक्त जब बिहार के सियासत में कई ऐसे उलटफेर देखने को मिल रहे हैं, कई ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं, ऐसी सूरत में हरिवंश जी का नीतीश जी से मुलाकात करना एक बड़ा प्रवक्ता शक्ति यादव भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। शक्ति यादव जी, जिस तरीके से हरिवंश की मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, लेकिन लगातार कहीं ना कहीं उनकी जो करीबी है वो बीजेपी के साथ देखने को मिली, कई बार जेडीयू से अलग स्टैंड भी उनका नजर आया। इस मुलाकात को कैसे देखा जाए? क्या सारी चीजें दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है? क्या चल रहा है? हमें लगता है कि आप लोग को जानकारी भी थोड़ी होनी चाहिए। जानकारी होगा ही पर जिन्हें स्क्रीन पर अपनी बातों को रख रहे हैं एंकर के रूप में, कि जनता दल यू ने अपने सभी विधायक, सभी सांसदों से मिलने का कार्यक्रम रखा है।
और सबसे मिल रहे हैं। तो चूंकि तकनीकी तौर पर कहिए या जिस रूप में कहिए, हरिवंश जी तो जदयू में है ही, भले ही उनकी भूमिका जो भी रहे, जिस प्रकार में रहे, वो अलग विषय है। वो किनसे कहाँ कब मिलते हैं वो अलग विषय है, लेकिन इतनी बात तो स्पष्ट है कि हरिवंश राय जी हरिवंश सिंह उसी की तरफ से मिले हैं। हरिवंश आकर अगर मिल लिए तो उनका पार्टी का अंदरूनी मामला है। और एक बात हमेशा याद रखिए, भाजपा जो आपदा में अवसर तलाशने की जो उनकी जो नापाक कोशिश रहती है वो खोजते रहती है। लेकिन मैं आपको बोल दूं कि हरिवंश जी मिले या कोई मिले, 17 और 23 दोनों में काफी अंतर है। एक ख्याल सबको रखनी चाहिए। 17 वंस अपॉन ए टाइम और जो 23 है अभी वर्तमान है। तो यह जानकारी होनी चाहिए। विपक्षी एकता को लेकर के भाजपा के मन में काफी घबराहट है। विरो द बेल्ट हर चीजों को करने की कोशिश कर रही है, एक्शन उसी रूप में करती है, बदले की कार्रवाई करती है और भ्रष्टाचारियों को एक तरफ भ्रष्टाचारी कहती है, दूसरी तरफ गले लगाती है। इसकी कोई नीतियां भाजपा की शक्ति यादव जी बने रही। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय सिन्हा जी, जिस तरीके से हरिवंश जी की मुलाकात नीतीश कुमार से हुई है और लगातार आप लोग ये दावा भी कर रहे हैं कि जेडीयू में टूट होगी, कई जो विधायक सांसद हैं बीजेपी के करीब हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने मुलाकात की है, क्या समझाने की भी कोशिश की जा रही, क्योंकि जेडीयू से तो अलग स्टैंड कई बार नजर आया, आप लोगों के करीब नजर आए हैं हरिवंश जी। और चलिए नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय सिन्हा जी, आपसे समझना चाहेंगे, हरिवंश जी को लेकर के लगातार ये सवाल उठता रहा कि वो बीजेपी के करीब रहे, कई स्टैंड पर जेडीयू से उनका एक अलग जो रुख है वो देखने को मिला, लेकिन नीतीश कुमार ने बातचीत की है। इस बीच आप लोग जेडीयू में टूट का भी दावा कर रहे हैं। किस तरीके से मुलाकात को देख रहे हैं हरिवंश जी और नीतीश कुमार की? और चलिए शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारा। शक्ति यादव जी भी जुड़े हुए हैं। शक्ति यादव जी, लेकिन आखिर वजह क्या रही कि कई मसलों पर बीजेपी लगातार हमलावर नजर आ रही है कि जेडीयू में टूट होगी, ऐसी बातें तो लगातार कही जा रही है। संतोष है, नए नवेले नेतृत्व से भाजपा के पुराने लोग आहत हैं। लगभग 50% ऐसे विधायक हैं जो महागठबंधन के पार्टियों से सीधे संपर्क में हैं। भाजपा इस मर्म को, इस चीजों को समझ चुकी थी, इसलिए भाजपा पहले ही ये अपना जो है हाय तौबा करने की आदत है। मीडिया में तो भाजपा है। बिल्कुल शक्ति यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात साझा करने के लिए। और इस बीच संतोष सुमन को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है। संतोष सुमन की जो सुरक्षा है वो बढ़ाई गई है। जीतन राम मांझी के बेटे हैं संतोष सुमन, और संतोष सुमन को लेकर के जानकारी ये मिल रही कि Y+ सुरक्षा उन्हें दी गई है। Y+ की सुरक्षा संतोष सुमन को दी गई है। सीआरपीएफ के कमांडो इनकी सुरक्षा में तैनात रहेंगे, कमांडो सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहेंगे। तो लगातार देखने को मिल रहा है कि जो सुरक्षा है वो बढ़ाई जा रही है और सुरक्षा में जो तब्दीली है वो देखने को मिल रही है। और ऐसे में संतोष सुमन को लेकर के ये खबर सामने आ रही है। और जाहिर सी बात है कि ये भी सवाल हालांकि उठते रहे कि बीजेपी के जो करीब जाते हैं उनकी उन नेताओं की सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी जाती है, केंद्र सरकार ऐसा करती है। चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन संतोष सुमन को लेकर के ये खबर सामने आ रही है और इनकी सुरक्षा को लेकर के लगातार ये मांग भी की जा रही थी कि संतोष सुमन बड़ी जिम्मेदारी हम पार्टी में निभा रहे हैं और ऐसे में उनका कई जगहों पर आना जाना होता है और ऐसे में उनको सुरक्षा की जरूरत है, जिसके बाद से अब Y+ की सुरक्षा संतोष सुमन को दे दी गई है। सीआरपीएफ के कमांडो इनकी सुरक्षा में मौजूद रहेंगे। शंकर आनंद हमारे सहयोगी जुड़े हैं। शंकर, सुरक्षा Y+ की दी गई है संतोष सुमन को, क्या अपडेट आपके पास, क्या जानकारी? और देखिए, बिहार के काफी चर्चित रहे पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन को Y+ की सुरक्षा व्यवस्था दी गई है। और Y+ की जो सुरक्षा व्यवस्था दी गई है इसके अंतर्गत 11 जवानों की तैनाती इनके साथ में होगी। और ये जो सुरक्षा व्यवस्था दिया जाता है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पे दिया गया है। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश के पहले IB की एक जो टीम है वो इन सब तमाम मामलों की जांच पड़ताल करती है और IB के रिकमेंड करने के बाद ही गृह मंत्रालय के द्वारा इस तरह के आदेश को पारित किया जाता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि 11 जवानों की जो तैनाती होगी वो अगले 1 या 2 दिन के अंदर में उनको दे दिया जाएगा। और सीआरपीएफ के जो जवान हैं, जो सीआरपीएफ के कमांडो हैं, वो संतोष सुमन के साथ में मुस्तैद रहेंगे, जिसमें कि कुछ जवान उनके घर पे, कुछ जवान उनके साथ में रहेंगे। और ये 3 राउंड में, मतलब कि 3 जो
कहा जा सकता है कि जो अलग अलग टाइमिंग जो रहता है ड्यूटी का, उसके अंतर्गत में सुबह से लेकर रात तक इनके साथ में तैनाती होगी। और कहा जा सकता है कि संतोष सुमन जो हाल फिलहाल में ही एनडीए में शामिल हुए हैं और जिस तरह से वो लगातार अलग अलग क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, लिहाजा इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए संतोष सुमन को Y+ सुरक्षा व्यवस्था जो है वो दिया गया है। हालांकि इससे पहले ही कुछ समय पहले बिहार के कुछ अन्य नेताओं को भी दिया गया था Y+ की श्रेणी, जैसे कि उपेंद्र कुशवाहा की बात कर ले, Y कैटेगरी की सुरक्षा व्यवस्था उपेंद्र कुशवाहा को भी दिया गया था। इसके साथ ही कुछ और जो नेता हैं जो बिहार से जिनका संबंध है, जैसे चिराग पासवान है, उनको Z कैटेगरी की सुरक्षा व्यवस्था दी गई थी। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि आने वाले जो चुनाव और इसके साथ साथ कई जो चुनावी कार्यक्रम, इन तमाम मसलों को देखकर बिल्कुल चुनावी कार्यक्रम और एनडीए में शामिल हुए हैं और उसके बाद से सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। संतोष सुमन की शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। और चलिए, खबरें लगातार न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर जारी है, एक नजर डालेंगे इस वक्त।